गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आओ इंग्लिश सीखें बिल्कुल जीरो से में। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज ये सब कुछ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। देखिए, सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे सेंटेंस की परिभाषा इंग्लिश में और हिंदी दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, परिभाषा को हम लोग इंग्लिश में डिफिनीशन कहते हैं और इस सेंटेंस की इंग्लिश में परिभाषा क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा भाव यानी कि होता है अर्थ, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। यानी कि उसी को हम लोग वाक्य कहेंगे जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है, एक वह है किसान। यहाँ पे ये एक जो दिख रहा है यह एक शब्द है, वह भी शब्द है भी शब्द है और किसान भी शब्द है। यानी कि यहाँ पे कई शब्द मिल करके एक वाक्य बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जितने भी शब्द हैं, अगर इन शब्दों को हम लोग एक साथ मिला दें, इन शब्दों को एक साथ मिला दें यानी कि इसका एक समूह बना दें। समूह यानी कि होता है ग्रुप। यानी कि इन शब्दों को एक साथ मिला करके एक ग्रुप बना दे तो यही शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये तब तक वाक्य नहीं कहलाएगा जब तक इसका कुछ न कुछ अर्थ न निकले। इसका अर्थ निकलेगा तो वाक्य कहलाएगा, अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वाक्य नहीं कहलाएगा। देखिए पढ़िए तो देखिए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। एक वह है किसान, क्या अर्थ निकल रहा है? ये तो लग रहा है कि सभी शब्द को इधर से उधर लिखा हुआ है। यदि इसी को अगर हम लोग लाइन बाय लाइन लिख देते, सही ढंग से लिख देते तो इसका अर्थ निकलता है। अर्थ निकल जाएगा तो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सही ढंग से करके इसको वाक्य बनाते हैं। देखिए, वह एक किसान है। देखिए यही गलत वाक्य सही वाक्य में बन गया। इसी तरह से अगला अब आप लोग बनाइए, हम नहीं बनाइए, उसके बाद से फिर मिला लीजिएगा। बना लिए? चलिए मिलाइए। देखिए तो है वे भिखारी नहीं लोग, तो ये सही हो जाएगा इसका सही वाक्य, वे लोग भिखारी नहीं है। तो इसको लिख देंगे, वे लोग भिखारी नहीं है। देखिए अगला, भारतीय हम है लोग क्या, तो क्या हम लोग भारतीय हैं? ये हो जाएगा, क्या हम लोग भारतीय हैं। आगे देखिए, हो लोग तुम कौन, इसको हम लोग लिख देंगे तुम लोग कौन हो। तुम लोग कौन हो, तुम लोग कौन हो। जब किसी वाक्य को पढ़ने से ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसके लास्ट में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह कहलाता है। इस तरह से करके नीचे बिंदु दे देते हैं तो ये होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे ये पता चलता है कि वाक्य में कुछ न कुछ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम लोग भारतीय हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि पूछा जा रहा है किसी से कि क्या हम लोग भारतीय नहीं है। उसी तरह से ये भी तुम लोग कौन हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि पूछा जा रहा है किसी से कि तुम कौन हो। तो इस तरह से जिस शब्दों के समूह का अर्थ निकलता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं, और जिसका अर्थ नहीं निकलता है उसे हम लोग वाक्य नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने वाक्य के बारे में समझा कि वाक्य होता क्या है। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे वाक्य के प्रकार लिखा हुआ है। वाक्य के प्रकार को इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं।
वाक्य को उनके गुणों के आधार पे कई भागों में बांटा जाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पे वाक्य के 2 गुण दिए हुए हैं और दोनों गुण के आधार पे वाक्य को कई भागों में बांटा गया है। वाक्य का पहला गुण यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे पहला गुण है रचना। रचना यानी कि होता है बनावट। वाक्य के रचना गुण के आधार पे वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वाक्य है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या जटिल वाक्य। ठीक है। वाक्य के दूसरा गुण है यहाँ पे अर्थ, और अर्थ के आधार पे वाक्य को 5 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। वाक्य के अर्थ के आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रचना के आधार पे वाक्य को 3 भागों में कौन कौन से वो भाग है जिसमें बांटा गया है। तो आइए इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखा गया है, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा। जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा तब तुम खाना क्यों नहीं खाए थे। इस वाक्य को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 वाक्य हैं, 2 वाक्य मिल करके केवल एक वाक्य बना रहे हैं। तो ये दोनों वाक्य एक में मिल करके ये कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पे लिखा गया है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसको सिंपल भाषा में ये समझिए कि सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें केवल एक वाक्य हो। कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें 2 वाक्य हो, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य हो। देख लीजिए, वह एक अच्छा लड़का है, केवल एक वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। रीता कल रो रही थी, एक वाक्य है, यह भी सिंपल सेंटेंस। उसके पास एक काली कमीज है, यह भी एक ही वाक्य है, तो यह भी सिंपल सेंटेंस का ही उदाहरण है। यह देख लीजिए, पीयूष असफल हो गया क्योंकि वह ठीक से पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे 2 वाक्य है, तो 2 वाक्य है तो यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बिस्तर पर मत कूदो, एक वाक्य है, दूसरा वाक्य है गिर जाओगे, यानी कि यहाँ पे 2 वाक्य है, तो यह भी कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है 2 वाक्य, एक वाक्य। एक वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस, 2 वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा देखिए, शिक्षक गलतियों पर ध्यान देने के बाद उसकी उत्तर पुस्तिका लौटा दिया। यहाँ पे 2 ही वाक्य है, लेकिन ये दोनों कठिन है, इसलिए ये हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में मिल करके केवल एक वाक्य बनाएंगे तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तुमने नियम को तोड़ा है, इसलिए शिक्षक द्वारा दंडित किया जाएगा। यहाँ पे भी 2 ही सेंटेंस है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, इसका इंग्लिश बनाना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो इसलिए ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए हम लोगों ने समझ लिया कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या जटिल वाक्य। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और 5वां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में भी इनके नीचे लिखा हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ये नहीं शब्द नहीं आए। देखिए यहाँ पे कट का निशान लगा है। कट का निशान यानी कि नहीं शब्द जिस सेंटेंस में नहीं आता है उसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तुम एक किसान हो, इसमें नहीं शब्द कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसमें नहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। आगे देखिए, वह एक चोर था, इसमें भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। रामू एक नाई है, इसमें भी नहीं शब्द नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं,
तो निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ये नहीं शब्द जो है ये आता है। नहीं शब्द जिस सेंटेंस में आए उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, हम लोग ग्रामीण नहीं थे। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है ना, तो इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, आगे देखिए, वे लोग भारतीय नहीं है। इसमें भी नहीं शब्द आ रहा है, तो ये भी निगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं शब्द नहीं आता है और निगेटिव में नहीं शब्द आता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्या से शुरू होने वाले और दूसरा होता है WH टाइप। देखिए क्या से शुरू होने वाले वाक्य क्या होते हैं, तो ऐसा वाक्य जिसकी स्टार्टिंग यानी कि जिसकी शुरुआत क्या से हो उसको हम लोग क्या से शुरू होने वाले वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी वाक्य लिखे हुए हैं सबकी शुरुआत क्या से हो रही है। देख लीजिए, क्या रामू एक नाई है, यानी कि इस वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, तो ये क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अगला, क्या तुम एक कवि थे, ये भी क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव वाक्य ही है। क्या वह नेता नहीं है, ये भी क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी निगेटिव है। इसके अंदर भी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं WH टाइप। WH टाइप क्या होता है, तो WH टाइप ऐसा शब्द होता है जिसका इंग्लिश अगर हम लोग लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग WH से होगी। जैसे में देख लीजिए, कौन, कौन का इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा हु, WHO। कौन की स्टार्टिंग WH से हो रही है तो ये हो जाएगा WH टाइप शब्द। कहाँ, देखिए कहाँ का इंग्लिश, कहाँ का इंग्लिश लिखते हैं तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। देखिए ये ऐसे शब्द है जिसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे तो इनकी स्टार्टिंग WH से होती है। देखिए WH शुरू में लिख दिया जा रहा है। तो इस तरह के शब्द जिस सेंटेंस में आएंगे वो WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे उदाहरण भी लिखा गया है, तुम कौन हो, तो कौन का इंग्लिश लिखेंगे तो हु होता है और हु की स्टार्टिंग WH से होती है, तो इसलिए ये WH टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। अगला देखिए, वह कहाँ था, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है WHERE, यानी कि इसकी भी स्टार्टिंग WH वर्ड से हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस में कौन, कहाँ, कब, किस लिए, क्यों, किसका, किसकी, यानी कि ये सब शब्द आएंगे जिससे ये पता चलेगा कि लग रहा है कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में आदेशात्मक वाक्य या प्रार्थनात्मक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य क्या कहलाता है, तो ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा लगे ना कि किसी को आदेश दिया जा रहा है, तुम जल्द इधर आओ, ये ले जाओ और वहां पे रख दो, यानी कि किसी को आदेश दिया जाए जिस वाक्य के माध्यम से, तो उसको हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो केवल आदेश ही देना नहीं होता है, इसमें प्रार्थना भी हो सकता है। अगर किसी से विनती हो रही है कि प्लीज़ तुम मेरे लिए ये कर दो, प्लीज़ तुम मेरे लिए खाना बना दो, प्लीज़ तुम मेरा कपड़ा फीस दो, तो यानी कि जिस सेंटेंस में किसी को आदेश दिया जा रहा है या किसी से प्रार्थना किया जा रहा है तो वो सब इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा गया, थोड़ा मेरे पास आओ। ऐसा लग रहा है कि किसी से कहा जा रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मेरे पास आ जाओ, तो ये हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। शाम को उससे मिलना, ऐसा लग रहा है कि किसी से कहा जा रहा है कि तुम शाम को उससे जा करके मिल लेना, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम लोग इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए इच्छात्मक वाक्य क्या कहलाता है, ऐसा वाक्य जिसमें इच्छा व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि मन की इच्छा, उसको वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसकी इच्छा जब व्यक्त किया जाएगा किसी सेंटेंस के माध्यम से तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, इसका उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है,
देखिए ये तीर का निशान ले जाकर के दिखाया गया, इसका उदाहरण यहाँ पे है। जैसे में लिखा गया भगवान करे आप जल्द मर जाए, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो उसकी इच्छा है कि वो मर जाए, तो उसकी इच्छा जब व्यक्त किया जा रहा है तो ये हो जाएगा इच्छात्मक वाक्य। ठीक है, इच्छात्मक वाक्य को इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, खुदा करे वह सफल हो जाए, ऐसा लग रहा है कि उसकी इच्छा है कि कोई सफल हो जाए, उसके लिए वो विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक इच्छात्मक वाक्य है। तो इच्छात्मक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें इच्छा को व्यक्त किया जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में भाव सूचक वाक्य कहते हैं। भाव सूचक वाक्य का मतलब होता है जिसमें भावना व्यक्त की जाए। भावना क्या होती है? भावना एक अंदर से निकलती है, फीलिंग, जिसको इंग्लिश में हम लोग फीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो फीलिंग जो होती है, जिस सेंटेंस में किसी की फीलिंग व्यक्त किया जाए उसको हम लोग भाव सूचक वाक्य कहते हैं, और इंग्लिश में उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए भाव सूचक वाक्य का यहाँ पे उदाहरण लिखा गया है, वाह कितना सुंदर आम है। यानी कि यहाँ पे लग रहा है ना कि वो कोई सुंदर आम पा लिया है और उसका भावना हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, तो वो कह रहा है कि वाह कितना सुंदर आम है। तो यहाँ पे यानी कि जहाँ कहीं पे भी भावना व्यक्त किया जाए किसी सेंटेंस में तो वो भाव सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है, अरे कितनी काली रात है। यानी कि कोई काली रात में, बहुत अंधेरी रात है, उस रात में कहीं घूमने जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा रात काली दिख रही है, तो कह रहा है अरे कितनी काली रात है। देखिए इस तरह के वाक्य को पहचानने के लिए एक ही उपाय है, इस तरह के वाक्य को हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये संबोधन का चिन्ह लिखा गया है, ये जो चिन्ह दिख रहा है खड़ी पाई और नीचे इस तरह का बिंदु लगा दिया गया है, ये संबोधन का चिन्ह कहलाता है। यानी कि ये संबोधन का चिन्ह जिस वाक्य में आएगा उस वाक्य को हम लोग भाव सूचक वाक्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे संबोधन का चिन्ह आया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी संबोधन का चिन्ह आया हुआ है। तो इस तरह से जहाँ कहीं भी संबोधन का चिन्ह आएगा उस वाक्य को हम लोग भाव सूचक वाक्य कहते हैं। आइए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं वाक्य के सभी प्रकार को। देखिए रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, तो सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें केवल एक वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य आते हैं। मिश्र या जटिल वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें न ही शब्द नहीं आता है। निगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें न ही शब्द आता है। इंट्रोगेटिव को 2 भागों में बांटा जाता है, क्या से शुरू होने वाले और WH टाइप। क्या से शुरू होने वाले वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है। WH टाइप सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे तो उसकी स्टार्टिंग WH से होती है। ठीक है, अगला देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाए या प्रार्थना किया जाए इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें भावना को व्यक्त किया जाता है। भावना यानी कि फीलिंग होता है, जिसमें भावना को व्यक्त किया जाता है और उसको पहचानने का आसान तरीका है संबोधन का चिन्ह। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा और वाक्य के प्रकार पूरा सीख लिए। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।